नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो ज्यूरी सिस्टम के ऊपर है, अदालतों की समस्या के ऊपर। कि अदालत में जो समस्या है, अदालत में समस्या है भ्रष्टाचार की, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, यानी कि अधिकतर जो जज वगैरह है वो अपने रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट देते हैं और उससे सोसाइटी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो गुंडा है वो गुंडा या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, वो क्या करेगा कि जज के एक दो रिश्तेदार को अपने पैनल पे रख देगा और सारे जजमेंट उसके फेवर में आ जाएंगे। और जब अपॉइंटमेंट होती है, जज की अपॉइंटमेंट होती है, तो अधिकतर अपॉइंटमेंट जज के रिश्तेदार या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भाई भतीजे भांजे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो उसकी वजह से कास्टिज्म भी बढ़ता है। वो कैसे होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो अदालतों की समस्या है उसके ऊपर ये वीडियो है कि उसका उपाय क्या है। उपाय यानी कि हम गैजेट में क्या छाप सकते हैं, गैजेट में कौन से कानून हमें छापने चाहिए, लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट ऑर्डर, कैबिनेट रेजोल्यूशन, जो भी है, कि जिससे कि जो हमारी अदालतों में समस्याएं हैं वो कम हो। गैजेट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हर राज्य सरकार, भारत की जितनी भी 25-30 राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार, हर 15 दिन महीने में एक गैजेट छापती है। और इसमें कलेक्टर, सेक्रेटरी सबके लिए आदेश होते हैं। उनके आदेश के ऊपर सेक्रेटरी और आदेश बनाते हैं और वो भी गैजेट में छपते हैं। राजपत्र कहा जाता है। यदि हमें सरकार में कोई भी परिवर्तन चाहिए, अच्छा या बुरा, तो गैजेट में लिखना पड़ता है। जो भी एक्टिविस्ट या जो भी नेता, कार्यकर्ता नेता या एनजीओ का लीडर जो बोलता है कि मुझे सरकार में ये परिवर्तन चाहिए, ये परिवर्तन चाहिए, लेकिन यदि वो ड्राफ्ट देने को तैयार नहीं है, तो मैं कहूँगा कि वो 99% नहीं 100% बकवास है। 100% बकवास समझ लो उसको। और गैजेट का ड्राफ्ट मिले, उसके बाद ड्राफ्ट पढ़ के हमें तय करना है कि उससे परिवर्तन जो आएगा सोसाइटी में वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो भारत में अदालतों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है कि निचली अदालतों में भ्रष्टाचार कम है, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा है। अक्सर जो कुबुद्धिजीवी है भारत के, वो उल्टा बोलते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में करप्शन नहीं है, बस थोड़ा बहुत करप्शन है, वो ये मैजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट में है, बाकी हाई कोर्ट में कोई करप्शन नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, वो सब बकवास है। सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से ज़्यादा करप्ट है। बस यही है कि उसका करप्शन सामने से हमें नहीं दिखता। वो इस तरह की बात हुई कि ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो 10 रुपया लेता है, 20 रुपया लेता है, वो हमें दिख जाता है, चौराहे पर खड़े होकर रिश्वत लेता है। और पुलिस कमिश्नर है, वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के 100 मतलब करोड़ 2 करोड़ की रिश्वत लेता है, तो वो हमें दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांस्टेबल करप्ट है और कमिश्नर है वो करप्ट नहीं है। इस तरह से मैजिस्ट्रेट का भ्रष्टाचार हमें दिख जाता है क्योंकि हम अक्सर लोअर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के मैं भ्रष्टाचार का एक केस का वर्णन करूं जो कि सबसे ज़्यादा खराब केसों में से एक है। कि स्विट्ज़रलैंड का एक बिलियनियर था, स्विट्ज़रलैंड का, और उसकी ये परवर्टेड था, उसको ये क्रिमिनल मेंटालिटी थी कि 8-10 साल की लड़कियों पे बलात्कार करना। तो उसने इंडिया आया और बॉम्बे में उसने 8-10 साल की 3 लड़कियों पे बलात्कार किया। और पुलिस को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस एन मौके पर पहुंच गई। तो जो इंस्पेक्टर था उसने बोला कि भाई इस मुद्दे पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इस आदमी को तो मैं जेल पहुंचा के रहूँगा। तो उसकी दूसरा क्रिमिनल माइंड ये था कि वो जो करता था उसका वो वीडियो टेप उतारता था। तो उसके लैपटॉप में 300 वीडियो निकले अलग अलग देशों के, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, अलग अलग देशों के वीडियो निकले। तो इंस्पेक्टर ने उस वीडियो की ढेर सारे CD DVD बना के सबको भेज दी। तो स्विट्ज़रलैंड की फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने रिपोर्ट भेजा कि ये जो वीडियो है वो जेन्युइन है, यही आदमी है, क्रिमिनल है, लड़कियां हैं और यही लड़कियां हैं वगैरह वगैरह। तो लोअर कोर्ट ने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इतने सारे सबूत थे। तो इसलिए लोअर कोर्ट के जज ने 7 साल की सज़ा की, जो कि कम है। ऐसे केस में 15 साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए लोअर कोर्ट का जज भी बोल सकते हैं कि करप्ट था, पर चलो कम से कम 7 साल की सज़ा तो की उसने।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज खरे, मैं नाम के साथ बोलता हूँ, उसको कंटेम्प्ट का केस करना हो तो आज और अभी करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज खरे ने उस आदमी को बेल दे दिया कि जाओ भाई मैं आपको बेल दे देता हूँ। तो जाहिर है स्विट्ज़रलैंड का आदमी है, स्विट्ज़रलैंड का करोड़पति आदमी है, देश छोड़ के भाग गया। तो जब चीफ जज खरे बेल दे रहा था तब उसको पता था कि ये आदमी देश छोड़ के भाग जाएगा, तो भी उसने बेल दिया। तो इतने करप्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है कि 7-8 साल 10 साल की लड़कियों पे बलात्कार करने वाला पकड़ा जाता है तो भी उसको दिन दहाड़े खुलेआम उसको बेल देके देश से भागने की मदद करते हैं। और शांति भूषण जो कि भारत के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल की। एफिडेविट में उन्होंने सबूत दिए, सारे सबूत के साथ एफिडेविट फाइल की कि भाई पिछले 16 चीफ जस्टिस जो आए देश में 1991 से लेकर 2010 के बीच में, 16 में से 8 रिश्वतखोर थे और सारे सबूतों के साथ उसने एफिडेविट दी। तो कापड़िया उनको धमकाते हैं, चीफ जस्टिस कापड़िया, की एफिडेविट वापस खींच वरना मैं तेरे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा करूंगा। जो 8 भ्रष्ट जज है रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनको कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं भेजा, उल्टा चोट आटे कोतवाल को यहाँ तो फरियाद की शांति भूषण सबूत दे रहे हैं कि भाई ये 8 जज करप्ट है। तो कापड़िया उनको धमका रहे हैं कि तू अपनी नोटिस वापस खींच वरना तेरे पे कंटेम्प्ट का केस, तेरे को कंटेम्प्ट की सजा कर दूंगा। तो ये वोडाफोन का भी जजमेंट इसी तरह का, बहुत सारे मैं जजमेंट गिना सकता हूँ आपको कि 10 घंटे निकल जाएंगे। गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का केस ले लीजिए कि उसमें जो अकाउंटेंट था उसकी ट्रांसफ़र ही नहीं की जज ने। अकाउंट्स में एक नियम होता है कि जो मेन अकाउंटिंग पोजीशन पे हो या तो मैनेजरियल पोजीशन पे, उसके और 2-2 साल बाद ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उसने घपला किया हो तो 2 साल घपला करे, दूसरा आदमी आया वो उसको एक्सपोज कर दे तो कम से कम घपला है वो एक्यूमुलेट होके करोड़ों में ना पहुँचे। ये घपला कुछ 30-40 करोड़ के ऊपर पहुँच गया। तो जो अकाउंटेंट था वो एंड में पकड़ा गया और उसने बोला कि भाई मैं अकेला नहीं कर रहा था, मैं जो सेशंस कोर्ट का प्रिंसिपल जज होता है मैं उसको भी पैसे देता था। उसने नाम दिए, अमाउंट्स दिए, सब वो डायरी में लिखे हुए थे। तो सीबीआई ने उसको जेल में बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। और जो 25 जजों के उसने नाम दिए, 20-25 जजों, उनमें से कुछ 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 3 उसमें से 8 जितने हाई कोर्ट में जज है अभी और बाकी सेशंस कोर्ट में जज है। तो इतने सारे जज के सामने केस हो सकता था, जेल हो सकती थी। तो उस आदमी ने बोला, अकाउंटेंट ने, कि भाई मुझे मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना है। तो 3 महीने तक किसी मजिस्ट्रेट को टाइम नहीं मिला कि वो जेल में आकर उसका स्टेटमेंट ले और सीबीआई को टाइम नहीं मिला कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे स्टेटमेंट देने के लिए। और 3 महीने के अंदर उसने, जेलर कहता है कि उसने जेल में जहर खा के आत्महत्या कर ली। और मेरा मानना है कि किसी ने उसको जहर दे के मार डाला, इट्स अ केस ऑफ मर्डर। वो आदमी क्यों सुसाइड करेगा? उसने तो जो भी 10-20 करोड़ बनाए थे घपला करके कहीं छिपा रखे होंगे। जेल की सज़ा कितनी होती है उसको? 7 साल की सज़ा होती है मिस अप्रोप्रिएशन की। जेल के आने के बाद वो आराम से जिंदगी जीता, उसको कोई आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसकी हत्या ही हुई है। हत्या से किसने कराई वो तो बता नहीं सकते, लेकिन हत्या से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? वो 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जज को, वरना उनका नाम आ जाता कंप्लेन में। और वो आदमी सबूत भी दे रहा था कि भाई मैंने इसको इतना पैसा दिया, इसको इतना पैसा दिया। खैर, तो यहाँ तक कि जिनके ऊपर गबन का टेंजिबल एविडेंस है, ऐसे लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे हैं, हाई कोर्ट में जज बन के बैठे हैं। तो यूँ समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर मैजिस्ट्रेसी सर से पाँव तक करप्ट है। अब उपाय क्या है? अंत में उपाय पे आते हैं। तो पहला उपाय जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज। पूरा जो कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जज के हाथ में होता है। केंद्र सरकार कोई भी नियम बनाती है तो वो अदालत पे तभी अप्लाई होता है जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज उस पर साइन करे। चीफ मिनिस्टर कोई नियम बनाता है, नियम बनाते हैं, या तो असेंबली कोई नियम बनाती है तो भी वो अदालत में तभी अप्लाई होगा जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस पर साइन करते हैं। तो ये 2 नोडल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अब कुबुद्धिजीवी जो है भारत के, वो बार बार चिल्ला के बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं आपको मेरा रेफरेंस मटेरियल देता हूँ, rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करूँगा, rahulmehta.com/301.htm। ये कुछ 300-350 पेज का रेफरेंस मटेरियल है और हिंदी में है
301.h.htm। तो उसके चैप्टर चैप्टर 7 में मैंने राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज का ड्राफ्ट दिया है। ये राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज का ड्राफ्ट 1.5 पेज का है। इस ड्राफ्ट के लिए पार्लियामेंट के कानून की जरूरत नहीं है, पीएम या सीएम के हस्ताक्षर से गैजेट में छप सकता है। गैजेट में छपने के बाद अमल में आ जाएगा। तो जितने कुबुद्धिजीवी है जो कहते हैं कि राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो गैर कानूनी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, उनमें से बहुतों को मैंने ये ड्राफ्ट बताया। तो वो ड्राफ्ट में एक भी क्लॉज ऐसा नहीं निकल पाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 400 आर्टिकल से कोलाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 400 आर्टिकल है, 396 टू बी एग्जैक्ट। तो सारे जो इसके 11 क्लॉजेस है राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज के, कॉन्स्टिट्यूशन के 395 में से एक भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप चिल्ला के बोलते हो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो बताओ कि कौन सा क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल नंबर को वायलेट होता है या क्लैश होता है। तो वो अभी तक आर्टिकल नंबर नहीं बता पाए, इसलिए आप वो नई बात कहते हैं कि ये ड्राफ्ट हमें पढ़ा ही नहीं है, ये एकदम बकवास ड्राफ्ट है, उनको पढ़ना भी नहीं है। वो बात बोले कि उनको पढ़ना नहीं है तो ठीक है, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता हर एक चीज़ के लिए। कोई बोले कि भाई मेरी बात सुनने का उनको टाइम नहीं है तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन वो छाती ठोक के कहते हैं कि ये राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोई मुझे बताए कि इसका कौन सा क्लॉज कौन से आर्टिकल को भंग करता है, वो पिछले 6 साल में कोई बता नहीं पाया। इसी तरह से राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज, वो भी उसी तरह का ड्राफ्ट है कि जब प्रजा के पास हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर आएगी तो यूँ समझो कि 24 घंटे के अंदर ये ज़मीन पे चलना सीख जाएंगे। अभी जो 7वें आसमान पे चलते हैं उनको राइट टू रिकॉल आएगा जब प्रजा के पास, तो सबको धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर, धीरे धीरे 24 घंटे के अंदर ज़मीन पे चलने की आदत आ जाएगी। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा लेकिन बाद में आदी हो जाएंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट जो होता है जुडिशरी में, उसमें इंटरव्यू सिस्टम ख़त्म की जाए। रिक्रूटमेंट सिर्फ रिटन एग्ज़ाम से होना चाहिए। जितने भी जुडिशियस लोग हैं, जुडिशियस लोग यानी जो जुडिशरी में जिनकी नौकरी है, तो बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो लॉ मिनिस्ट्री में काम करते हैं, वो एक बात पे खास ध्यान देते हैं कि रिटन एग्ज़ाम है वो ठीक है होता है, पर उसके बाद इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू के द्वारा हमें पता चलेगा कि आदमी ईमानदार है या बेईमान है, या कैसा है या कैसा नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई इनमें से कुछ लोग हैं, आप उनकी प्राइवेट लाइफ स्टडी कीजिए तो मतलब आदमी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कभी कभी कोई बोलता है कि उसके किसी एम्प्लॉय ने उसको धोखा दिया, या तो बेटे ने धोखा दिया, रिश्तेदार ने धोखा दिया। तो भाई आप 20 साल में अपने बीवी बच्चों को और एम्प्लॉय को नहीं पहचान पाते तो आधे घंटे में इंटरव्यू में आप क्या उखाड़ लोगे? तो ये बकवास है। इंटरव्यू का एक ही पर्पज़ होता है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों को घुसाना होता है और रिश्वत लेनी होती है। सिर्फ ये 2 ही पर्पज़ होते हैं। मैं आई एम अटैकिंग द मोटिव। जो लोग इंटरव्यू सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, मैं सीधा उनके मोटिव पे अटैक करके बोलता हूँ कि वो इंटरव्यू एक ही रीज़न से डिमांड करते हैं ताकि उनके रिश्तेदारों को घुसा सके और पैसे बना सके इंटरव्यू में। तो जुडिशरी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन पे कोई रिक्रूटमेंट इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। रिक्रूटमेंट बाय रिटर्न एग्जाम, उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन होता है। यदि उसमें उसकी बिहेवियर अच्छी ना हो, एप्टीट्यूड अच्छी ना हो, एटीट्यूड अच्छी ना हो, तो उसको नौकरी से निकाल दो, वो बात ठीक है। अब आता है ज्यूरी सिस्टम का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अदालत की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि रिटन एग्जाम से जज आया या इंटरव्यू से आया। अमेरिका में क्राइम कम है और जजमेंट क्यों 99% केस के जजमेंट हफ्ते 2 हफ्ते में आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम है। ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम है वो जमीन आसमान का फर्क ला देता है सोसाइटी में। जिस सोसाइटी में ज्यूरी सिस्टम है वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है, वहाँ दमन कम होता है, वहाँ लोग सरकारी अधिकारी की इज्जत करते हैं पर उससे डरते नहीं है। सोसाइटी में उसकी वैल्यू होती है, पर ऐसा नहीं कि वो राजा की तरह घूम रहा है या लाट साहब की तरह घूम रहा है। और वहाँ आम आदमी की भी रिस्पेक्ट होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी क्या चीज़ है ज्यूरी सिस्टम और जज सिस्टम में कि जज सिस्टम में वो सोसाइटी को पूरा तबाह कर देता है
और ज्यूरी सिस्टम है वो सोसाइटी को बचा लेता है। बेसिक फ़र्क क्या है कि हर एक सोसाइटी एक देश है, उसको छोटे एरिया में बांटते हैं, राज्य, उसके नीचे जिले, उसके नीचे तहसील। कोई भी एरिया ले लो जिसमें 1-2 लाख की बस्ती है, तहसील, जिला, कुछ भी, और हर महीने वहाँ पे मान लो 300-400 केस होते हैं, कंप्लेंट्स, क्रिमिनल केस या सिविल केस, हर महीने वहाँ पे उस 2-3 लाख की बस्ती में हर महीने 100-200 कंप्लेन इस तरह की हो रही है। अब जज सिस्टम में क्या होता है कि ये सारी 100 कंप्लेन जो है वो 1 या 2 या 3 न्यायाधीशों के पास जाती है। यानी एक आदमी को अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई तू न्यायाधीश 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 40 साल के लिए। अब उसके ट्रांसफ़र हो सकती है, पर सारे केस उस एरिया के उसके पास जाएंगे। यानी कि आने वाले 2-3 साल में जितने भी केस होंगे वो भारत के 14,000 न्यायाधीशों के पास जाएंगे, 15,000 न्यायाधीशों के पास जाएंगे। उसमें से कुछ हाई कोर्ट के, कुछ सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लोअर कोर्ट के। ज्यूरी सिस्टम में क्या होता है कि उस एरिया में 300 केस है तो हर एक केस के लिए 12 अलग अलग सिटीजन को एट रैंडम वोटर लिस्ट में से निकाला जाता है। मतलब कि ये वोटर लिस्ट है और निकालने का तरीका अलग अलग होता है, पर इस वोटर लिस्ट में एक कोई पर्टिकुलर केस है तो इस वोटर लिस्ट में से, उस डिस्ट्रिक्ट का जो वोटर लिस्ट है उसमें से 12 लोगों को बुलाया जाता है, 12-15 लोगों को, और बोला जाता है कि भाई इस केस में आपको क्या जजमेंट देना है। और जो आदमी एक बार ज्यूरी में आता है वो 10 साल तक रिपीट नहीं होता। जज सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम में ये सबसे बड़ा फर्क है कि जज है वो 20 साल तक जज बना, जज बनने के बाद वो 20-25-30 साल तक नौकरी चलेगी उसकी। तो एक साल में मान लो एक जज 100 जजमेंट देता है तो 30 वर्षों के अंदर उसने करीब 30,000 जजमेंट दिए। जबकि ज्यूरी सिस्टम में वो 30,000 जजमेंट कौन देगा? 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी करीब 3,60,000 सिटीजन। तो ज्यूरी सिस्टम ही एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जज को हमने 12 ज्यूरी से रिप्लेस किया। हमने ज्यूरी सिस्टम में एक जज को 1,00,000-2 लाख नागरिकों से रिप्लेस किया। और इससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो जज लॉयर का नेक्सस है और जो नेपोटिज्म जिससे शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, या तो सबसे खराब चीज जज सिस्टम में वो है जज लॉयर का नेक्सस। कि एक आदमी एक जगह पे 2-3-4 साल से जज है, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र होगी तो आसपास ही किसी उसी राज्य की कोर्ट में होगी। जो मैजिस्ट्रेट होता है उसकी ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्टेट नहीं होती। यूपी का मैजिस्ट्रेट है उसकी ट्रांसफ़र यूपी में ही होगी, गुजरात का मैजिस्ट्रेट है उसकी ट्रांसफ़र गुजरात में ही होगी। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज जो होते हैं उनकी भी ट्रांसफ़र स्टेट के अंदर ही होती है। कोई मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसकी ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश में होगी। तो इन लोगों की, एक आदमी जज बनता है तो 5-6 महीने में ही उसकी सांठगांठ हो जाती है। जो गिने चुने कुछ नामी वकील होते हैं, या तो वो क्या करता है, वो अपने किसी रिश्तेदार को उस कोर्ट में बोलेगा कि तू यहाँ आके प्रैक्टिस कर। और ये क्रॉस नेपोटिज्म होता है, यानी कागज पे साबित करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है। नार्को टेस्ट से साबित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं मिलेगा। नार्को टेस्ट यदि लिया जाए तो क्रॉस नेपोटिज्म भी प्रूव हो जाएगा। पर क्रॉस नेपोटिज्म कैसे करते हैं कि मान लो मैं जज हूँ और मेरा एक दोस्त भी जज है, तो मैं अपने भांजे को कभी अपनी कोर्ट में घुसने भी नहीं दूंगा, और मेरा जो दोस्त है वो अपने भतीजे को कभी उसकी कोर्ट में घुसने नहीं देगा। लेकिन मेरा दोस्त जो जज है उसका भांजा मेरी कोर्ट में आके 1-2 करोड़ कमा लेगा, और मेरा भतीजा उसकी कोर्ट में जाके 1-2 करोड़ कमा लेगा। तो इस तरह से 4-5 जज होते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप प्रैक्टिस बोल सकते हो उसको, ग्रुप कार्टेल बना लेते हैं, और वो आपस में एक दूसरे रिश्तेदारों को करोड़ों की कमाई कर लेंगे। और हर महीने 2 महीने बाद वो मीटिंग करके देख लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे कि भाई मैंने तेरे भतीजे को 5 करोड़ कमाया, तूने मेरे भांजे को सिर्फ 3 करोड़ कमाया, चलो अगले महीने 2 करोड़ बाकी। तो इस तरह से वो लोग अंदर सेटलमेंट कर लेंगे। पर एक कार्टेल प्रैक्टिस वहाँ पे जम जाती है। ये पूरी दुनिया में जहाँ जज सिस्टम है, अकेला हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जज सिस्टम है वहाँ पे कार्टेल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि जज उसके लंगोटिया यार हो, या तो खास दोस्त हो, या तो उसके रिश्तेदार हो, उसके थ्रू वो उसको फेवरेबल जजमेंट देना शुरू करेगा। तो रिलेशन कैसे होता है कि यदि मैं जज हूँ तो मैं कभी हासिल को नहीं बोलूँगा कि इस वकील के पास जाए, या मेरे भतीजे के पास जाए, या मेरे भांजे के पास जाए, तो मैं हो सकता है पकड़ा जाऊँ, उसने कहीं टेप रिकॉर्ड छुपा रखा है। लेकिन उस हासिल का जो वकील है उसको पता है यदि ये केस जीतना है तो मुझे इसके भतीजे के पास जाना पड़ेगा या इसके भांजे के पास जाना पड़ेगा। वो एक पब्लिक नॉलेज, सेमी पब्लिक नॉलेज होता है। यानी कोर्ट में जो लोग घूमते हैं
उनको पता है कि इस जज के से काम निकलवाना हो तो इस वकील से मिलना पड़ेगा, उस वकील से मिल लो, और वो वकील है वो आप चेक में फी देना चाहते हो तो चेक में ले लेगा, कैश में देना चाहते हो तो कैश में ले लेगा। और उस वकील ने फी ले लिया, उसके बाद उस वकील को जज को प्रमोशन दिलाना है तो प्रमोशन दिलाना है, पैसे दिलाना है तो पैसे दिलाना है, लेकिन वो जो करप्शन है वो किसी भी हालत में बाहर नहीं आएगा जब तक कि नार्को टेस्ट ना लिया जाए। तो पर फाइनली एंड रिजल्ट क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द जजमेंट्स आर पेड जजमेंट, कि उसने अपने रिश्तेदार के थ्रू डीलिंग कर ली, डायरेक्टली वो एक्सपोज नहीं होगा, वो कभी हैंड टू हैंड पैसा लेगा ही नहीं, बात भी नहीं करेगा पैसे की, हैंड टू हैंड कभी नहीं लेगा, बात नहीं करेगा, इंडिकेशन भी नहीं देगा। पर जब पता एक बार उसके रिश्तेदार वकील को पैसा दे दिया, उसने हफ्ते 2 हफ्ते में वो फेवरेबल जजमेंट दे देगा। जूरी सिस्टम में क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि एक केस शुरू हुआ, उसके लिए मान लो 10 लोगों की जूरी आई, 12 लोगों की जूरी आई, एक जूरी को एक ही केस दिया जाता है, यानी सुबह 10 से 5 तक एक ही केस चलेगा, तो 99% केस का जजमेंट एक हफ्ते के अंदर आ जाता है। और वकील है, उसने मान लो सांठगांठ बनाने की कोशिश की, तो सांठगांठ बनाना मुश्किल क्या है कि जूरी वाला कहेगा कि भाई पहले पैसा दे तब मैं काम करूंगा, और वकील सोचेगा कि भाई पैसा दे दिया, कोई गारंटी है कि ये काम करेगा, और काम नहीं किया तो दोबारा तो ये जूरी में आने नहीं वाला। तो और वकील हर हफ्ते 10-10 लोगों से नेक्सस कैसे बनाएगा? जज सिस्टम में तो क्या है कि एक बार उसका जज के साथ नेक्सस बन गया तो वो नेक्सस उसको 2 साल तक काम आएगा, 3 साल तक काम आएगा, 30 साल तक काम आएगा। यदि वो जज है वो उसी स्टेट में उसकी ट्रांसफर हो रही है, तो वकील भी मान लो एक जज की अहमदाबाद से सूरत में ट्रांसफर हुई, तो वकील है उसका सूरत में कोई रिलेटिव होगा या दोस्त होगा, उससे जान पहचान करा देगा उसके साथ। तो ये ग्रुप प्रैक्टिस बोलो या कार्टेल प्रैक्टिस बोलो, वो बरसों तक चलती रहेगी। जबकि जूरी सिस्टम में मैं जूरी में हूँ, एक हफ्ते बाद निकल गया जूरी से, एक केस खत्म होने के बाद, अब 10 साल तक मैं जूरी आऊँगा नहीं, तो वकील ने यदि मेरे साथ सांठगांठ बनाई तो उसको मिलेगा क्या? 10 साल तक तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसे हर हफ्ते 10-10, 20-20 लोगों से सांठगांठ बनानी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है। दूसरा, जज सिस्टम में दूषण क्या होता है कि मान लो मैं एक गुंडा हूँ, लतीफ़ जैसा या दाऊद जैसा कोई गुंडा हूँ, अभी तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया, इंटरनेशनल लेवल का हो गया, पर एक ज़माने में सारे गुंडे लोकल लेवल के होते हैं, 2, 3, 4, 5 एरिया तक ही उनकी पहुँच होती है। तो मान लो एक गुंडा है, उसके 30-40 लोगों का गैंग है, और वो 5 एरिया में 10 एरिया में मार पिटाई करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। उनके सामने हर महीने मान लो हर साल 100 जितनी कंप्लेन होती है कोर्ट के अंदर। तो जज सिस्टम में मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं यदि क्रिमिनल गैंग लीडर हूँ, तो कि वो जो 100 केस है, वो सारे के सारे केस है वो 3 या 4 या 5 मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। तो वो जो मजिस्ट्रेट के कनेक्टेड जो वकील है, या तो उनके रिश्तेदार वकील है, मैं उनको पैनल पे रख दूंगा और उनको बोलूँगा भाई मुझे 100% एक्विटल रेट मिलना चाहिए, और यदि कोई मजिस्ट्रेट नहीं दे रहा, मुझे फेवरेबली नहीं कर रहा, तो मैं हाईकोर्ट के जज को रिश्वत देकर उसकी ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो इस तरह से वो 5-6 एरिया में मेरा राज हो जाएगा कि मेरे जितने भी आदमी जाएंगे, मेरे गैंग पे मेंबर के सामने केस होगा, जज क्या करेगा, डेट पे डेट डाल के जो भी विक्टिम है या तो जो विटनेस है उसको थका देगा। एक पॉइंट के बाद विटनेस और विक्टिम आना ही बंद कर देंगे, तो वो मेरे गैंग मेंबर को बोल देगा कि ये इसके सामने कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मैं इसको बरी कर देता हूँ। अब जूरी सिस्टम में क्या होगा कि मान लो मैंने हर साल 100 केस हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे 100 केस है वो 1200 अलग अलग आदमी के पास जाएंगे, और वो पूरे जिले के वोटर लिस्ट में से आ रहे हैं, यानी हर साल मुझे 600-800 लोगों को ब्राइब करना पड़ेगा। कहाँ जज सिस्टम जहाँ की हर साल मुझे सिर्फ 5 आदमी को ब्राइब करना पड़ता है, और कहाँ जूरी सिस्टम जहाँ हर साल मुझे 600 आदमी को ब्राइब करना पड़ता है। अब मान लो मैंने 600 में से 300 को ब्राइब कर दिया, 400 को ब्राइब कर दिया, लेकिन 50 आदमियों के सामने केस में उसमें से 5 में भी यदि अनफेवरेबल जजमेंट आ गया तो 5 लोग जेल में चले जाएंगे। 5 आदमियों को जेल होगी तो मेरे 20 आदमी गैंग छोड़ के चले जाएंगे कि भाई इसमें तो घाटा ही घाटा है। ये क्या कि 5 साल के लिए जेल, 3 साल के लिए जेल, 7 साल के लिए जेल। और दूसरा जूरी सिस्टम में एक और प्रोविजन भी होता है कि एक आदमी के सामने बहुत सारे केस आ रहे हैं तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके सामने संगीन गुनाह है कि मारपीट का गुनाह था तो 12 लोगों की जूरी, उसके बाद छुरी चलाने का इल्ज़ाम था, फेटल इंजरी, तो 20 लोगों की जूरी, मर्डर का केस है तो 50 लोगों की जूरी। वो बढ़ा सकते हैं, मैंने प्रोविजन रखा है, यूएस में नहीं है, मैंने रखा है कि जितने क्राइम्स उस आदमी के सामने ज़्यादा
और जितने क्राइम्स की मैग्नीट्यूड सीरियस उतने उसके सामने जूरी की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसे रिश्वत देनी पड़ेगी, एंड में वो आदमी टूट जाएगा और उसे जेल की सजा हो जाएगी। इस तरह से गैंग खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि जितने भी कंट्री जहाँ पे जूरी सिस्टम है वहाँ कहीं भी लोकल लेवल पे हफ्ता वसूली का क्राइम नहीं है, और जितने भी एरिया जहाँ जहाँ जज सिस्टम है वहाँ पे अधिकतर देशों में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, मैक्सिको या जितने भी देश हैं, अधिकतर देशों में हफ्ता वसूली का क्राइम है कि गुंडे हैं वो खुलेआम दुकानदारों से हफ्ता वसूल करते हैं और खुलेआम वो गैरकानूनी काम करते हैं, और बस वो जज के 2-4 रिश्तेदारों को अपने पैनल पर रख लेंगे और उनके सामने जितने भी केस आएंगे उनके गुंडे वो बरी हो जाते हैं। फिर जूरी सिस्टम का, तो जूरी सिस्टम का जो मेजर बेनिफिट आपको बताया कि जज सिस्टम में एक आदमी 30 साल तक जज है तो 2000 से लेके 1000 बड़े केस या तो 10,000 छोटे केस एक ही आदमी के पास जाएंगे, जबकि ज्यूरी सिस्टम में ये केस है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख नागरिकों के बीच बढ़ जाएंगे। यानी किसी को कंटिन्यूअस एक्विटल चाहिए। मान लो मेरे रोज 50 क्राइम कर रहा हूँ, मैं या मेरे आदमी रोज 50-100 हर महीने 50-100 क्राइम कर रहे हैं, तो जज सिस्टम में मुझे, मेरे सामने 600 केस है, मेरे आदमियों के सामने 600 केस है, जज सिस्टम में मुझे सिर्फ 4-5 मजिस्ट्रेट को, 1-2 सेशन जज को, 1-2 हाईकोर्ट के जज को कवर करना है। ज्यूरी सिस्टम में मुझे हर साल 5-10 हज़ार लोगों को कवर करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। उसके बाद जज सिस्टम का एक और दुर्गुण यह है कि वकील है वो उस जज पे भरोसा कर सकता है। जब उसको ये भ्रष्टाचार करना और रिश्वत देनी हो तो भरोसा कैसे कर सकता है, जो भरोसा ज्यूरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। कि मान लो आप वकील हो और मैं जज हूं, तो और आपने बोला कि भाई 1 लाख 2 लाख दोगे, आप मुझे एक्विटल कर दो किसी गुंडे को या किसी को भी, तो अब हमेशा सवाल आता है कि भाई पैसा पहले दूं या काम पहले करूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि मान लो पैसा नहीं मिला और आपका काम कर दिया और मैं आपको जाके केस फाइल करूं। तो जज सिस्टम में ये क्यों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि मैं जज हूं, मैं रिस्क ले सकता हूं कि चलो मैं इसके आदमी को बरी कर देता हूं, पैसा देगा, क्यों नहीं देगा, इसके 10 केस और मेरे पास पड़े, यदि इस केस में पैसा नहीं दिया तो मैं उसके 10 केस बिगाड़ दूंगा। तो मैं फ्री में का पहला काम मैं बोलूँ फ्री में नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि चलो काम पहले करूँगा बाद में पैसा दूंगा। काम हो गया उसके बाद वो मुझे पैसा क्यों देगा, क्यों मुझको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वकील भी सोचेगा कि भाई 11 केस और पड़े मेरे इसके केस में, इसको यदि पैसा नहीं दिया तो 11 केस में तो केस बिगाड़ देगा। ऊपर से यदि मैं उसको टाइम सर जितना कमिट किया उतना पैसा दे देता हूँ तो मुझे 11 केस में भी निकलने में आसानी होगी। यानी चेन ऑफ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे चेन ऑफ ट्रांजैक्शन है वहाँ ट्रस्ट मेंटेन हो जाता है, बिल्ड भी हो जाता है, मेंटेन भी हो जाता है। अब मान लो वकील ऐसा सोचता है चलो 1 लाख दे दो जज साहब को पहले, काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि मैंने 1 लाख रुपया लिया, मैं जज हूँ और मैंने 1 लाख रुपया दिया और काम नहीं किया तो बाकी वकील मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, तो वो दूसरे दिन मेरे को कोई पैसा देने नहीं आएगा। तो इस तरह से यदि आदमी पैसे पहले ले लेता है तो काम करेगा, और यदि पैसा बाद में लेने की बात करता है तो भी बाद में उसको पैसा मिल जाएगा। जबकि ज्यूरी सिस्टम में ये एग्रीमेंट भी प्रॉब्लम में आ जाता है कि मैं यदि ज्यूरी में हूं और मैंने देखा साले ये तो बहुत कमीना आदमी है, आज इसने इसको मारा है, कल मुझे भी मार सकता है, मेरे रिश्तेदार को भी मार सकता है, इसको तो जेल में बंद करना है, और वकील मुझे आके बोलता है कि भाई 1 लाख रुपया ले लो छोड़ दूंगा, तो मैं 1 लाख रुपया ले लूंगा और फिर भी उसको जेल कर दूंगा। एक बार पैसा हाथ में आने के बाद तो पैसा तो जाने नहीं वाला ना, और वकील भी घबराएगा पैसा देने से पहले कि भाई इसको मैंने 1 लाख रुपया दे दिया और इसने अपना डील नहीं रखा तो मेरा तो 1 लाख रुपया पानी में जाएगा, ऊपर से वो क्रिमिनल है वो भी मुझे पैसा नहीं देने वाला। और वकील मान लो मुझे ऐसा कहता है कि भाई पहले तुम इस आदमी को बरी करो और उसके बाद मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तो मैं वकील पे भरोसा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं एक बार ज्यूरी में निकल गया, 10 साल तक ज्यूरी में आने नहीं वाला, तो वकील को मेरी जरूरत नहीं है। यानी ज्यूरी सिस्टम में सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, एक फैसला होता है उसके बाद वो वापस सोसाइटी में चले गए, उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो वो और वकील भी उसको ज्यूरी मेंबर को पहली बार मिला और केस खत्म होने के बाद दोबारा कभी मिलने नहीं वाला, इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप करना ज्यूरी सिस्टम में इम्पॉसिबल है। तो और जज सिस्टम में क्रॉस नेपोटिज्म चल सकता है, ज्यूरी सिस्टम में क्रॉस नेपोटिज्म नहीं चलता। जज सिस्टम में कैसे क्रॉस नेपोटिज्म चल सकता है कि मैं जज हूं
मेरा एक दोस्त जज है, मैं उसके भतीजे को बोलूंगा कि तू मेरी कोर्ट में आके प्रैक्टिस कर, करोड़ 2 करोड़ कमा दूंगा, वो मेरे भांजे भतीजे को करोड़ 2 करोड़ कमा देगा। अब ज्यूरी में ये कैसे पॉसिबल नहीं है कि मैं मान लो मुझे ज्यूरी का समन्स आया, मैं ज्यूरी के लिए गया, 1 हफ्ते में तो खत्म हो जाएगा ट्रायल। अब दूसरी जगह पे कोई और ज्यूरी है, वहां मेरा रिश्तेदार है या नहीं, कहाँ पता लगने वाला है मुझे। तो इस तरह से क्रॉस नेपोटिज्म कि भाई तू मेरे वकील को फायदा दिला, मैं तेरे वकील को फायदा दूंगा, वो ज्यूरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो नेक्सस है वो कमजोर कैसे हो जाता है कि मैं कैरियर क्रिमिनल हूं, तो मैंने 5 जजों से मेरा अक्सर पाला पड़ता है, उसके 2-3 रिश्तेदारों को, 10 वकीलों को मैंने अपने पैनल पे रख लिया। अब ज्यूरी में तो पूरी जो 10 लाख की वोटर लिस्ट है, 10 लाख की वोटर लिस्ट है, उसमें रैंडम सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे वकीलों के, मेरे पैनल में 100 वकील भी हो, हर एक वकील के 10 रिश्तेदार हो, तो 1000 रिश्तेदार, तो क्या गारंटी है कि वो 1000 में से एक आदमी ज्यूरी में आएगा। और ज्यूरी में 12 लोग होंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आदमी ज्यूरी में आएंगे जो कि मेरे 100 वकीलों में से किसी न किसी के रिश्तेदार हैं। तो आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक लगाए तो ज्यूरी में मेरे वकील के रिश्तेदार होने की प्रोबेबिलिटी 1/1000, 2 रिश्तेदार होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/मिलियन, या अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ 1/मिलियन। इस तरह से प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकली 1/बिलियन हो जाती है। यानी ज्यूरी सिस्टम में जो नेपोटिज्म है, वो नेपोटिज्म का फैक्टर खत्म हो जाता है। फिर ज्यूरी सिस्टम से जजमेंट कैसे जल्दी आते हैं कि एक ज्यूरी को एक ही केस दिया, यानी 10 से 5 तक एक ही केस चलने वाला है, वकील जितनी भी उल्टी सुल्टी दलीलें दे थक जाएगा, सारी दलीलें उसकी खत्म हो जाएगी। ज्यूरी बोलेगी भाई बोल, कितनी जितनी दलील करनी है तो करते जा, और उसमें जब दलील खत्म हो जाएगी तो फिर 1 आध दिन में जजमेंट आ जाएगा। तो ज्यूरी सिस्टम का जो ड्राफ्ट मैंने दिया है, ये ज्यूरी सिस्टम का ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट हम मुख्यमंत्री को हमें कहना चाहिए कि वो गैजेट में छापे, और दूसरे नागरिकों से कहना चाहिए कि भाई आप भी मुख्यमंत्री को विनती करो कि वो ज्यूरी सिस्टम का ड्राफ्ट गैजेट में छापे। और उसके बाद हमें उधम सिंह से विनती करनी चाहिए कि वो भी प्रधानमंत्री को समझाए कि वो ज्यूरी सिस्टम के ड्राफ्ट गैजेट में छापे। और उधम सिंह के मेरा ऊपर वीडियो है, पूरा जो राइट टू रिकॉल का जो मेरा एजेंडा है उसमें सबसे अहम भूमिका उधम सिंह की है, महात्मा उधम सिंह की। और अंत में महात्मा उधम सिंह के कहने पे ही ये ड्राफ्ट ज्यूरी में आएंगे, गैजेट में आएंगे। अब ज्यूरी सिस्टम का कुछ मैं संक्षिप्त इतिहास दूं आपको कि कैसे ज्यूरी प्रथा अस्तित्व में आई, भारत में ज्यूरी सिस्टम थी, क्यों निकाली गई, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। ज्यूरी सिस्टम सबसे पहले आई ग्रीस में 600 BC के आसपास। किस तरह से कि ग्रीस में नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल था, यानी कि उस राज्य के, उस समय छोटे छोटे राज्य थे अधिकतर, कि नागरिक एक चौराहे पे इकट्ठा होके मेजोरिटी वोटिंग के द्वारा किंग को नौकरी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एथेंस में उस समय 60,000 नागरिक थे, तो 60,000 नागरिकों के पास ये सत्ता थी कि वो किंग को नौकरी से निकाल सके। उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिटीजन के पास पावर था कि किंग को 10 दिन के अंदर नौकरी से निकाल सके, इसलिए किसी किंग ने हिम्मत भी नहीं हुई। अलेक्जेंडर ने भले ग्रीस से लेके यमुना तक का सारा एरिया जीत लिया हो, पर मैसेडोनिया के नागरिकों के पास ये पावर था कि वो अलेक्जेंडर को नौकरी से निकाल सके। तो अब राइट टू रिकॉल के बाद नागरिकों के पास दूसरी समस्या है कि भाई राजा मान लो ठीक है, लेकिन राजा का कोई कर्मचारी है, तहसीलदार हो, कलेक्टर लेवल का हो, या कोई सेनापति वगैरह उस टाइप का हो, तो हर एक क्राइम के लिए तो 60,000 नागरिकों को बुलाया नहीं जा सकता कंप्लेंट डिसाइड करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये प्रोसीजर डाली कि एट रैंडम, यानी जो सिटीजन का लिस्ट है उसमें से एट रैंडम 50 लोगों को बुलाया जाए, और वो 50 लोग तय करेंगे कि भाई ये सरकारी अधिकारी जो है उसके जिसके सामने कंप्लेन है उसको नौकरी में रखा जाए, नौकरी से निकाला जाए, क्या सजा की जाए। यहाँ से ज्यूरी सिस्टम की शुरुआत होती है। 50 आदमी है वो एट रैंडम चूज होंगे, यानी मेरे आदमी, तुम्हारे आदमी, इसके आदमी, ऐसा नहीं। फिर धीरे बात आगे भी बढ़ी कि भाई राजा को यदि सजा करनी होगी तो राजा सजा तय नहीं करेगा,
उसे 50 नागरिकों को बुलाना पड़ेगा, वो सजा तय करेंगे। राजा या राजा का अधिकारी सिर्फ प्रोसिक्यूट करेगा, यानी कि भाई इस आदमी को इतनी सजा होनी चाहिए। एथेंस में एक और भी नियम बाद में बनाया गया कि भाई मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, या तो सेनापति है, बहुत मजबूत आदमी है, और 50 नागरिकों तो डरा धमका के बिठा दिया, तो ज्यूरी सिस्टम में ये कि यदि किसी आदमी ने बड़ा गुनाह किया और बड़ा आदमी है तो 100 लोगों की ज्यूरी, 200 बहुत बड़ा आदमी है तो 200 लोगों की ज्यूरी, और यदि सेनापति यानी कि राजा के नीचे का डायरेक्ट किंग्स ऑफिसर उस लेवल का आदमी है, या तो कोई बहुत अमीर आदमी है और उसको सजा करनी है, तो 500 आदमी की ज्यूरी आएगी और 500 की ज्यूरी तय करेगी कि उसे सजा करनी या नहीं। जैसे कि सोक्रेटिस को जो फांसी की सजा हुई थी उसमें 500 लोगों की ज्यूरी ने वो सजा दी थी। 500 लोगों में से कुछ 360 लोगों ने कहा था कि सोक्रेटिस को फांसी की सजा होनी चाहिए, और 140 लोगों ने बोला था कि नहीं, उसे आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। वैसे मुकदमा शुरू होने से पहले एथेंस के नागरिकों ने सोक्रेटिस को कहा था कि यदि तुम एथेंस छोड़ के चले जाते हो तो कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, दोबारा एथेंस में मत आना। और सजा सुनाने के बाद भी उसने ये कहा था कि आप यदि एथेंस छोड़ के चले जाते हो तो कोई सजा नहीं होगी। सोक्रेटिस को सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि सोक्रेटिस के जो विद्यार्थी थे उन्होंने सोक्रेटिस के विद्यार्थियों ने, केटो उसका नाम था, CATO, सोक्रेटिस का एक विद्यार्थी होता, क्रेटास या क्रेटो, उसने एथेंस के एक दूसरा उसका जो राज्य था स्पार्टा, वहाँ के राजा से मिलके एथेंस पे कब्जा जमा लिया था और कुछ 400-500 नागरिकों को उसने मार डाला था। और उसने वहाँ पे ओलिगार्की की स्थापना करने की कोशिश की थी, डेमोक्रेसी खत्म करने के। तो क्राइम सोक्रेटिस के विद्यार्थी ने किया, उसमें सोक्रेटिस की क्या गलती? तो एथेंस में ये प्रणाली थी कि यदि मेरा भाई कुछ गलत काम करता है और मैं उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता तो वो मेरे खिलाफ भी जुर्म है, यानी कि जुर्म को अनदेखा करना जुर्म है। ये एथेंस की प्रणाली का थी। उस समय कोई रिटर्न लॉज इस तरह के नहीं होते थे, प्रणाली का ही कानून होता था। और एथेंस में इस तरह से था कि यदि बेटा क्राइम करता है और बाप उसे अनदेखा करता है तो वो क्राइम है। फिर उल्टा नहीं था, यदि बाप क्राइम करता है तो बेटे को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाप उसके लिए सम्माननीय है। इसी तरह से मेरा पार्टनर, बिजनेस का पार्टनर हो, वो कोई क्राइम करता है और मैं अनदेखा करता हूं, उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता तो वो क्राइम हुआ। और इसमें अलग अलग लेवल थे कि यदि छोटा आदमी है वो क्रिटिसाइज नहीं करता तो क्राइम नहीं बनता, लेकिन यदि बड़ा आदमी है और वो क्राइम को अनदेखा करता है तो वो क्राइम बनता है। और इसी तरह से एथेंस के अंदर गुरु शिष्य का जो रिलेशन है वो पिता पुत्र के रिलेशन जैसा माना जाता था, आजीवन माना जाता था कि जब तक गुरु अपने शिष्य को डिसोन नहीं करता पब्लिकली तब तक वो उसका शिष्य माना जाता था। और इसमें यह था कि यदि कोई गुरु कोई गलत काम करता है तो शिष्य का ये फर्ज नहीं बनता कि उसे क्रिटिसाइज करे, लेकिन यदि शिष्य गलत काम करता है और गुरु उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करता, पब्लिकली उसे डिसोन नहीं करता, तो वो गुरु का क्राइम माना जाता था। तो क्रिटास ने जब एथेंस की डेमोक्रेसी खत्म कर दी, वहाँ पे ओलिगार्की की स्थापना की और 400-500 एथेंस के लोगों को मार डाला, और वो भी स्पार्टा जो कि उसका प्रतिद्वंदी देश था उससे मिलकर। तो सोक्रेटिस ने उसके जानबूझ के कोई क्रिटिसाइज नहीं की। लोगों ने बोला कि भाई आप इसको क्रिटिसाइज नहीं करते, आप इसको सपोर्ट करते हो, तो वो उसने मौन धारण किया। सोक्रेटिस की यह खूबी थी कि आम आदमी को वो जीप भर के गालियां देता था, वो हमेशा डेमोक्रेसी का उसने विरोध किया। इसीलिए अमीर आदमियों ने उसको फादर ऑफ फिलोसफी का सर्टिफिकेट दिया है। और जब अमीर आदमी कुछ गलत काम करता था तो वो हमेशा मौन रहते थे। तो ये बात पे कि भाई आपके विद्यार्थियों ने इतने बड़े पैमाने पे राजद्रोह किया और हत्याएं की तो क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया, वो एक था। फिर दूसरा, एथेंस में उस समय ये मान्यता थी कि जो आदमी सेना में नहीं जुड़ेगा, जो आदमी देश की रक्षा नहीं करेगा, उसे नर्क मिलेगा। वो मान्यता क्यों थी? क्योंकि उस समय पूरी दुनिया के देश, आज भी और उस समय भी देश है वो सेना के ऊपर टिका होता है।
अब युद्ध हुआ और उस समय नागरिक बोलता है चलो मैं तो भाग जाता हूँ, क्या जरूरत है मुझे सेना में जाने की, अपनी जान बचाओ। तो वो भाग जाएगा, एक भागेगा, दूसरा भागेगा, सब भागेंगे तो लड़ेगा कौन? दुश्मन है वो पूरे देश पे कब्जा कर लेगा। इसलिए सेना को टिकाने के लिए उन्होंने ये विश्वास या अंधविश्वास का सर्जन किया था कि जो आदमी सेना में नहीं जुड़ता और देश की रक्षा नहीं करता उसे नर्क मिलेगा। तो सोक्रेटिस ने इसका पब्लिकली खंडन शुरू किया कि ये सब बकवास है, कोई ज़रूरत नहीं है सेना में जाने की। यानी वो युवकों को उकसाता था कि तुम्हें सेना में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एथेंस के लोगों ने ये नहीं बोला कि इसलिए हम आपको सजा देंगे, उन्होंने बोला कि आप एथेंस छोड़ के चले जाओ। तो सोक्रेटिस ने बोला नहीं, मैं एथेंस छोड़ के नहीं जाऊँगा। वैसे भी सोक्रेटिस की उम्र कुछ 80-85 साल हो चुकी थी। वो 2-3 साल में यूँ समझो कि उसके कमर तक क्या वो छाती तक कब्र में ही था। तो सोक्रेटिस को था कि चलो यदि मुझे फांसी हो जाती है तो मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, फेम मिलेगा, और वैसे भी 2-3 साल में तो मरना ही है। कोई 25 साल का उम्र का, 30 साल की उम्र का आदमी कोई शहादत लेता है तो बोल सकते हैं कि उसकी शहादत की कीमत है। 80-85 साल की उम्र को यदि शहीद होने का ख्वाब आ गया तो वो तो पब्लिसिटी स्टंट होता है। तो इसलिए सोक्रेटिस ने बोला कि नहीं, मैं एथेंस छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसलिए मुकदमा हुआ, और मुकदमा में 500 में से 360 लोगों ने बोला कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, 140 ने बोला आजीवन कारावास होना चाहिए। और उस पर यह जुर्म था कि वो सेना को कमज़ोर कर रहा है और उसने अपने विद्यार्थी को डिसोन नहीं किया और अपने विद्यार्थी को क्रिटिसाइज नहीं किया। वो एथेंस के उस समय के कानूनों की बात करता हूँ। एथेंस का उस समय का कानून था कि कोई भी आदमी यदि जुर्म करता है तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं करते, आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उसे क्रिटिसाइज करें। उसके बाद जूरी सिस्टम यूरोप में चली, रोम में ख़त्म हो गई, और 950 एडी में दोबारा ब्रिटेन में आई। और उसी के बाद ब्रिटेन का ग्राफ है वो अब शुरू होता है। ब्रिटेन में जूरी सिस्टम आई कॉरोनर्स जूरी के द्वारा। कॉरोनर्स जूरी यानी क्या कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को इजा पहुंचाता है या उसकी हत्या करता है, भले हत्या करता है, तो वहां पे राजा का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा। कॉरोनर यानी राजा का अधिकारी, और राजा का अधिकारी खुद फैसला नहीं देगा। वहां के जो नागरिकों का लिस्ट है उसमें से वो 10 नागरिकों को एट रैंडम सिलेक्ट करके बुलाएगा, और वो 10 में से यदि 6 नागरिक बोलते हैं कि भाई इस पुलिसकर्मी को नौकरी से निकाला जाए, तो उसकी नौकरी वहीं के वहीं खत्म। तो इस तरह से वहां पे दमन कम हुआ। दमन कैसे कि पहले क्या था कि पुलिस का अधिकारी क्या सोचता था कि भाई मेरे के सामने कोई कंप्लेन आएगी तो कंप्लेन कौन जज करेगा? कमिश्नर जज करेगा, शेरिफ यानी, या कलेक्टर जज करेगा। तो वो तो उसको तो हम हफ्ता देते ही हैं हर महीने, हर साल में। उसके तो बहुत सारे उल्टे सीधे गलत सही काम कर देते हैं, वो क्यों हमें नौकरी से निकालेगा? पर जब पुलिसकर्मियों ने देखा कि अब तो नौकरी से निकालने का पावर पब्लिक के हाथ में आ गया, तो उन्होंने देखा कि अब हम पब्लिक की बिना फिजूल की पिटाई करेंगे या तो बिना फिजूल का उनसे पैसा ऐंठेंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल दे सकते। और इसलिए उनका पब्लिक के प्रति रवैया शरीफों वाला हो गया। और 950 एडी में कॉरोनर्स जूरी सिस्टम आया, और 950 एडी से ब्रिटेन का ग्राफ ऊपर होना शुरू होता है। कैसे उद्योगों का विकास और हर तरह से शुरू होता है कि कहीं भी कोई छोटा उद्योग का कोई कारीगर कुछ इनोवेशन लाता है या तो मेहनत करता है, मेहनत से या तो इनोवेशन से जब उसकी आमदनी डबल हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो वहाँ के जो सरकार के अधिकारी होते हैं, जज हो या तो सामंत हो या पादरी हो, उस समय जुडिशरी, ब्रिटेन में उस समय जुडिशरी सामंत और पादरियों के हाथ में थी, तो उनको जलन होने लगती है कि साला ये आदमी अमीर हो गया। तो वो क्या करेंगे, उसके सामने सही गलत केस ठोक के उससे पैसे ऐंठना शुरू करेंगे और वो सफल हो जाएंगे। लेकिन जूरी सिस्टम आने के बाद वो पावर कम हो गया। कैसे कि 1100 एडी में एक और कानून लाया गया जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा पे आप गूगल करना, मैग्ना कार्टा में ट्रायल बाय पियर्स कहा गया है। ट्रायल बाय पियर्स या तो ट्रायल बाय जूरी, 2-3 अलग अलग शब्द है। उसमें ही क्या था कि जो राजा का अधिकारी है, सामंत या पादरी या कोई भी, वो सिर्फ ये तय करेगा कि इस आदमी को सजा होनी चाहिए, पर सजा फाइनल डिसीजन कौन लेगा? राजा का अधिकारी नहीं लेगा। वो सिर्फ प्रपोज करेगा कि इस आदमी को 6 महीने की सजा करो, इस आदमी को इतना दंड करो वगैरह। तय कौन करेगा कि उस एरिया के नागरिकों के लिस्ट में से 10-12 नागरिक एट रैंडम चुने जाएंगे, सिलेक्ट होंगे एट रैंडम, और 10 में से जब मिनिमम 7 लोग बोलते हैं या कभी कभी 10 लोग बोलते हैं तभी उसको सजा होगी, वरना उसको सजा नहीं होगी। और यहाँ से इंग्लिश लिबर्टी का जन्म होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत भी यहीं से होती है। कैसे कि कारीगरों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिला कि अब मैं यदि मेहनत से
या तो इनोवेशन से यदि पैसा कमाऊंगा तो सामंत की हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे पैसा छीन ले। यूरोप के इतिहास में जो प्रगति हुई है वो ज्यूरी सिस्टम की वजह से हुई है, रिनेसा की वजह से नहीं हुई है। जो इतिहासकार रिनेसा को बोलते हैं वो सर से पांव तक झूठे हैं। वो ज्यूरी सिस्टम को क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि यदि ज्यूरी सिस्टम को क्रेडिट दी तो क्रेडिट आम आदमी के हाथ में चली जाएगी कि भाई आप बुद्धिजीवियों ने तो कुछ नहीं किया, पोथे लिखते रहते थे आप बुद्धिजीवी, बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो इनजस्टिस होता था वो इनजस्टिस कम करने का काम तो ज्यूरी ने किया, आम आदमियों ने किया। आप तो गद्य पद्य और वो सब भाषण लिखते रहते थे, राजाओं के दरबार में खुशामदखोरी करते रहते थे, ग्रांट खाते रहते थे। बुद्धिजीवी करते क्या है, आप किसी भी बुद्धिजीवी को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं, महीने की 30-40 हज़ार की तनख्वाह मिली, पढ़ाते बढ़ाते कुछ है नहीं। वो थोड़े इंजीनियरिंग और साइंस वाले पढ़ाते हैं, बाकी ये आर्ट्स वाले क्या पढ़ाते हैं, सब मुफ्त की तनख्वाह तोड़ते हैं। किसी भी आर्ट्स के डिपार्टमेंट में जाइए, ये पॉलिटिकल साइंस हो या लिटरेचर या फिलोसॉफी, वो फोकट की तनख्वाह खाते हैं सबके सब। और इसी तरह से ये दूसरे बुद्धिजीवी जो है वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं, या तो गवर्नमेंट के में नौकरी लेते हैं। औकात तो है नहीं इन बुद्धिजीवियों की कि किराना की दुकान भी चला सके या कहीं छोटे मोटे बिल्डर का काम कर सके या इंजीनियरिंग का काम कर सके। तो ये सारे बुद्धिजीवी है वो ग्रांट पे चलते हैं, वो राजाओं की सामंतों की खुशामदखोरी करते हैं, उनसे ग्रांट मिलती है और उस पर उनका धंधा चलता है। तो रिनेसा पे वो सारा यूरोप की जो प्रगति है उसका क्रेडिट वो रिनेसा को देते हैं। रिनेसा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो। ज्यूरी सिस्टम ब्रिटेन में आए तो वैसे देखो ना, रिनेसा तो इटली में आया था। इटली क्यों औद्योगिक दृष्टि से एकदम पिछड़ा हुआ देश था। इवन 1800 साल में देखिए तो इटली था वो एकदम पिछड़ा हुआ कंट्री था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोस्ट एडवांस कंट्री कौन सा था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में तो रिनेसा एकदम बाद में पहुंचा और ब्रिटेन का उद्योग का ग्राफ 1200 एडी से ही ऊपर आने शुरू हो गया था। तो 1200 एडी में तो रिनेसा इटली में भी नहीं आया था। तो इंडस्ट्री ऊपर आई है ज्यूरी सिस्टम की वजह से। लिबर्टी का कंसेप्ट भी पूरा ज्यूरी सिस्टम की वजह से आया। लिबर्टी अपने आप कैसे आ गई कि अब राजा की मनमानी नहीं चलती थी, सामंत की मनमानी नहीं चलती थी, उसे 12 लोगों को सोसाइटी में से बुलाना पड़ता था और वो 12 लोग तय करेंगे कि इसको सजा होनी चाहिए। तो अपने आप ग्राउंड लेवल पे एक लिबर्टी आ गई। अब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने ज्यूरी सिस्टम दाखिल की 1872 में। क्यों दाखिल की कि विक्टोरिया ने जब शासन स्थापित किया 1860 में तो उसने एक कमीशन रखा और उस कमीशन को ये सवाल पूछा कि हम राजाओं को लूटते थे, सामंतों को लूटते थे, उनको तो लूटा हमने, वो लोग हमें मारने आए, हम लड़े उनके सामने, पर आम आदमी हमसे क्यों लड़ने आया? आम आदमी का हमने क्या बिगाड़ा था कि वो हमसे इतने बड़े पैमाने पे युद्ध करने आया? तो उसमें जो कमीशन में अधिकारी थे उन्होंने बोला कि जो छोटे अधिकारी थे कलेक्टर लेवल के, वो आम आदमियों को लूटते थे। तो और उन पे दमन भी बहुत करते थे, मारपीटाई भी बहुत करते थे और उनको ईसाई बनाने के लिए मजबूर करते थे। तो वो ईसाई बनाने का काम रानी ने रुकवा दिया। इसलिए नहीं क्योंकि बहुत उदार दिल की थी, उन्होंने देखा कि इससे बड़े पैमाने पे विद्रोह होगा, इसलिए वो काम उसने रुकवा दिया। फिर उसने बोला कि भाई ये अधिकारी है वो बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी करते हैं, दमन करते हैं, तो इसका क्या उपाय है? तो जो अधिकारी थे मैकाले वगैरह, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो एक ही उपाय पता है, ज्यूरी सिस्टम, जो ब्रिटेन में है, यूरोप के दूसरे देशों में है, बाकी तो हम कोई उपाय जानते भी नहीं है कि जिसके द्वारा जो कलेक्टर तहसीलदार लेवल के अधिकारी है उनको कंट्रोल में रखा जा सके। तो इसलिए 1872 में भारत में ज्यूरी सिस्टम आई, जिसकी वजह से अंग्रेजों का राज 70 साल तक चला। ज्यूरी सिस्टम का बेनिफिट क्या हुआ? अंग्रेजों ने जो ज्यूरी सिस्टम डाली थी वो कमजोर थी। कमजोर किस सेंस में कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यदि सिटीजन की पिटाई करता है या तो उससे पैसे हटता है तो जज डिसाइड करेगा कि ज्यूरी ट्रायल हो या ना हो, सिटीजन के पास ऑप्शन नहीं है। और यदि लेकिन प्राइवेट ट्रायल है, किसी ने मिलावट की है या किसी ने चोरी की है या दो लोगों में भी मारपिटाई हुई है, तो उसमें ज्यूरी आएगी और आम नागरिक तय करेंगे। तो आप देखिए कि अंग्रेजों के राज में मिलावट नहीं होती थी, क्योंकि अभी मिलावट होती है, आदमी जज को पैसे देकर निकल जाएगा, लेकिन ज्यूरी में तो वो आदमी आएगा, वो बोलेगा साला इसने मेरे को इतने साल तक मिलावट वाला दूध पिलाया, मिलावट वाला खाने खिलाया, भेज दो साले को जेल में।
इसलिए ज्यूरी सिस्टम होती थी, इसलिए मिलावट नहीं होती थी। और जो ओपन एंड कैरियर क्राइम है, हफ्ता वसूली के, वो भी सारे क्राइम अंग्रेजों के ज़माने में नहीं होते थे, क्योंकि ज्यूरी ऐसे लोगों को जेल में भेज देती थी। तो इसलिए उन्होंने 1872 में वीक ज्यूरी सिस्टम इंट्रोड्यूस की प्राइवेट ट्रायल में। और जो गवर्नमेंट का अफसर था वो भी थोड़ा डर के रहता था कि यदि मैं हद से ज़्यादा कोई गुंडागर्दी करूंगा जो कि सैंक्शन नहीं है, कलेक्टर ने मुझे बोला है कि मार पिटाई कर, पर कलेक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि जहाँ जितनी हो उतनी मार पिटाई करी, जितना हो तो पैसा ऐड किया, और यदि मैंने ऐसा काम किया तो ये लोग मुझे ज्यूरी के सामने फेंक देंगे, ज्यूरी मुझे जेल में बंद कर देगी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्रिटेन में थे उनका भी दमन और भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो गया 1860 के मुकाबले। और अंग्रेजों के शासन में एक तरह की स्टेबिलिटी आई, एक तरह का जो आम आदमी के साथ उसका जो घर्षण था वो रिलेटिवली कम हो गया। और ये ज्यूरी सिस्टम भारत में 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने ख़त्म की। जवाहरलाल नेहरू और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर ख़त्म की। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ज्यूरी सिस्टम क्यों ख़त्म की? कि उन्होंने देखा कि भाई ज्यूरी है तो जज को पैसा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके रिश्तेदार लोअर कोर्ट में जज का काम करते थे, और यदि ज्यूरी निकल जाती है और फैसला जज के हाथ में, पावर जज के हाथ में आता है, तो जज को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पावर मिलेगा, पावर का यूज़ मिसयूज़ जो भी करना है कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी चाहते थे कि ज्यूरी सिस्टम खत्म हो। जवाहरलाल नेहरू ने ज्यूरी सिस्टम क्यों खत्म की? क्योंकि अंदर से जवाहरलाल नेहरू जमींदारों से मिला हुआ था। ऊपर से वो दिखाता था कि वो लैंड रिफॉर्म से मानता है, पर उसने जो लैंड रिफॉर्म्स के कानून बनाए वो इतने दोगले थे। जैसे उसने वेल्थ टैक्स नहीं डाला लैंड पे, वेल्थ टैक्स डाला होता तो बहुत सारे जमींदार अपने आप जमीन बेच के निकल जाते। कानून बनाया होता कि भाई 10 एकड़ जमीन तक कोई टैक्स नहीं, और 10 एकड़ से ज़्यादा है 20 एकड़ तक 1% टैक्स, 20 से 40 एकड़ तक 2% टैक्स। तो जो टैक्स की मार पड़ती उसको, उससे बहुत सारे जमींदार जमीन बेच देते। और नेहरू ने पावर ऑफ अटर्नी का सिस्टम भी खत्म नहीं किया। पावर ऑफ अटर्नी यानी कि मेरे पास मान लो 1000 एकड़ जमीन है और कानून आ गया कि 100 एकड़ रख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने 10 रिश्तेदारों को लूँगा, हर एक के नाम पे 90-90 एकड़ कर दूंगा, और उनसे मैं नॉन रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी ले लूँगा कि जब चाहे तब वो नॉन रिवोकेबल पावर, यानी असलियत में मालिक मैं हो गया, और सरकार के चौपड़े पे नाम मेरे रिश्तेदार का है। यानी लैंड सीलिंग एक्ट में पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा आसानी से उसको घोल के पी सकते हैं, वो फीचर नेहरू ने चालू रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यदि ये लैंड रिलेटेड ट्रायल यदि ज्यूरी के सामने जाता है, तो मैं एक मान लो 10,000 एकड़ का जमींदार हूँ और 500 किसानों ने क्लेम किया कि भाई इसके पास 10,000 है, चलो जमीन इसकी बांटनी शुरू करो, और 500 ज्यूरी ट्रायल हो गए, हर एक में 10-10 की ज्यूरी आएगी, और वो भी गरीब आदमियों की आएगी, आम आदमियों की आएगी। तो मुझे पहले तो 5,000 की ज्यूरी को रिश्वत देनी पड़ेगी, जबकि जज सिस्टम में मेरा काम आसान हो जाएगा। वो 500 के 500 केस है, वो 2 या 3 जज के पास जाएंगे। तो जमींदार के लिए यदि जमींदारी प्रथा टिकानी हो तो गुंडों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और गुंडों में भी यही आएगा कि यदि मैं 50 लोगों की पिटाई करवाता हूँ और ज्यूरी में अलग अलग केस गए और 500 लोगों ज्यूरी में आ गए, 500,000 लोग ज्यूरी में आ गए, तो मुझे 1000 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी मेरे आदमियों को बरी कराने के लिए। लेकिन मैंने 50 आदमियों की पिटाई करवाई, और जज सिस्टम है तो सारे के सारे 50 केस 2 और 3 जज के पास जाएंगे। तो मैं यदि